मैं डॉक्टर राकेश मोहन नौटियाल, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, वीर शहीद केशव चंद्र राजकीय स्नातक महाविद्यालय डाकपत्र देहरादून। हम आज बात करेंगे 1857 की क्रांति के बाद भारत में आए परिवर्तनों के बारे में। मतलब 1857 की क्रांति ने, यद्यपि एक असफल क्रांति थी, इसमें अंग्रेजी साम्राज्य को हिला के रख दिया था। अंग्रेजी साम्राज्य को हिला के रख दिया, जिसके कारण से उन्हें लगने लगा कि अब एक वो समय आ गया है कि जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट या महारानी स्वयं अपने अंतर्गत भारत जैसे बड़े साम्राज्य की नींव अपने हाथ में ले ले। इंग्लैंड को लगने लगा कि इसलिए हम आज के अध्ययन में पढ़ेंगे कि महारानी की घोषणा, जो 1857 की घोषणा है और 1858 की घोषणा है, उसके बाद 1858 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान लाए गए, उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में हम बात करेंगे। 1858 महारानी की घोषणा और 1858 के अधिनियम के द्वारा एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया, वो ताज अब जो है भारतीय शासन पद्धति जो है एक कंपनी से हटकर सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गई। अब एक कंपनी जो स्वायत्तशासी संस्था हुआ करती थी, उससे भारतीय शासन को हटा दिया गया और एक ब्रिटिश ताज के अंतर्गत उस शासन पद्धति को ला दिया गया। ये सबसे बड़ा परिवर्तन हमें नजर आता है, क्योंकि ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापारिक संस्था थी, और वो केवल और केवल अपने व्यापार को ही बढ़ाना और अपने हितों की देखरेख कर रही थी, जिस कारण से ज़्यादा लाभ इंग्लैंड को हो नहीं रहा था। और मौका मिल गया 1857 की क्रांति से, और भारतीयों 1857 की क्रांति के कारण ब्रिटिश संसद को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि अब कंपनी नहीं, ताज इस सेवा कार्य को करेगी, ताज भारत में अपने शासन को चलाएगी। इस प्रकार से यह किया जाने लगा। महारानी 2 अगस्त 1858 को ब्रिटेन की संसद में लॉर्ड स्टैनले ने भारतीय अधिनियम को संसद के समक्ष रखा। इस बिल के तहत भारत में सत्ता का स्थानांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की महारानी को किया गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने रानी विक्टोरिया का लोकप्रिय घोषणा पत्र पढ़ा और शाही दरबार लगाया गया, जिस घोषणा पत्र में महारानी के इस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब शासन कंपनी नहीं चलाएगी। भारत में अब सीधा भारत की शासन सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन, भारत की शासन सत्ता पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण होगा। इसमें महारानी ने अपनी घोषणा में कहा कि गवर्नर जनरल ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में, वायसराय के रूप में कार्य करेगा। अब वो किसी कंपनी के अधीन कार्य नहीं करेगा, अपितु एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कार्य करेगा। सभी सैनिक असैनिक पदाधिकारियों को क्राउन के अंतर्गत मान लिया गया। जितने भी कंपनी के अंतर्गत कार्य करने वाले लोग थे, कंपनी में कार्य करने वाले सैनिक थे, असैनिक कर्मचारी थे, उन सबको क्राउन का कर्मचारी मान लिया गया। अब वो कंपनी के कर्मचारी नहीं बचे। रियासतों, इसमें एक प्रावधान बताया घोषणा पत्र में, महारानी ने कहा कि रियासतों में के साथ जो भी संधियां की गई है इस कंपनी के द्वारा, वो सब यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। धार्मिक विश्वास, इसने कहा कि भारतीयों के महारानी ने अपने घोषणा पत्र में भारतीयों को आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक विश्वास, उनके धार्मिक रीति रिवाज, उनकी संस्कृति सभ्यता पे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सरकारी पद बिना भेदभाव के भरे जाएंगे, कोई गोरे और काले का भेद नहीं किया जाएगा, और योग्यता के आधार पर सरकारी पदों को भरा जाएगा। इस तरीके का वायदा महारानी ने अपने घोषणा पत्र में किया। 1857 के राजनीतिक कैदियों को छोड़ने का वायदा किया, सिर्फ उन कैदियों को छोड़कर जिन पर किसी अंग्रेज के हत्या का आरोप लगाओ, उन कैदियों को छोड़कर बाकी सभी कैदियों को छोड़ने का वायदा किया गया और छोड़ भी दिया गया। 1857 महारानी की घोषणा पत्र के बाद 1857 के अधिनियम आया, जिसका प्रस्ताव लॉर्ड पामस्टन ने
लॉर्ड पामर्सन ने 12 फरवरी 1858 को हाउस ऑफ कॉमन में दिया, जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली की दोषों को कहते हुए कहा, और ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने कहा कि द्वैध शासन प्रणाली में अनेक दोष हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतर्गत भारतीय प्रदेशों के शासन इंग्लैंड की सरकार के हाथों में हस्तांतरण किया जाए। इन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है कि सभी प्रशासकीय कार्यों को मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व से जुड़ा होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि संसद में जनमत तथा क्राउन के प्रति उत्तरदायित्व। इन्होंने संसद में अपने प्रस्ताव में कहा कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था, मतलब इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था का एक सिद्धांत था कि सभी प्रशासकीय कार्य, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, वो सब मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व से जुड़े हैं, और मंत्रिमंडल क्राउन के उत्तरदायित्व से जुड़ा है। मगर भारत सरकार के प्रमुख कार्यों का उत्तरदायित्व एक ऐसी संस्था के पास है जिसका ना तो क्राउन के प्रति उत्तरदायित्व है, ना संसद के प्रति। इसलिए हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा, और इसके स्वरूप को बदलना होगा। पामर्सन ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा था कि इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या भारत जैसे देश को जानबूझकर एक शासपत्रित कंपनी की देखरेख में छोड़ा जाना एक अपराध नजर आता है। भारत जैसे देश को सीधा भारतीय मतलब सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत होना चाहिए। कंपनी के पक्ष में जेएस मिल एक पार्लियामेंटेरियन थे। उन्होंने जेएस मिल ने आपने कहा कि पार्लियामेंट का नियंत्रण संचालक मंडल की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो सकता। सीधा पार्लियामेंट का नियंत्रण यदि भारत के ऊपर रख दिया गया तो वो ज़्यादा प्रभावशाली सिद्ध नहीं होगा। इसमें इन्होंने कहा कि कंपनी भारतीय शासन की वर्तमान व्यवस्था में एकता, कुशलता, उत्तरदायित्व की भावना का अभाव है, जिन्हें संसदीय नियंत्रण के द्वारा ही इन्होंने वकालत करते हुए कंपनी के पक्ष में वकालत करते हुए कहा कि कंपनी का प्रशासन सम्राट के किसी मंत्री को हस्तांतरित ना किया जाए। इन्होंने कहा कि कंपनी का प्रशासन सीधा किसी मंत्री को नहीं दिया जाना चाहिए, परंतु लॉर्ड पामर्सन ने कंपनी की इन तर्कों को अस्वीकार कर दिया और भारतीय प्रशासन की वर्तमान व्यवस्था में एकता, कुशलता और उत्तरदायित्व की भावना का अभाव। उन्होंने कहा कि भारतीय शासन की वर्तमान व्यवस्था में एकता, कुशलता और उत्तरदायित्व की भावना का अभाव, जिन्हें संसदीय नियंत्रण के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि भारतीय शासन की वर्तमान व्यवस्था में एकता, कुशलता और उत्तरदायित्व तीनों का अभाव है, जिसे संसदीय नियंत्रण के द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसके बाद 26 मार्च 1858 को हाउस ऑफ कॉमन में के नेता डिसरेली ने एक विधेयक रखा, जिसके 14 प्रस्तावों को पास कर 30 अप्रैल 1800 कॉमन सभा में 14 जिसके बाद 30 अप्रैल 1858 को कॉमन सभा में लॉर्ड स्टैनली ने अपना एक विधेयक रखा, जिसमें 14 प्रस्तावों को पास कर दिया गया, और जिस विधेयक को 2 अगस्त 1858 को महारानी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, और इस प्रकार भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के प्रस्ताव में कुछ मुख्य विशेषताएं थी। इसमें मुख्यतः कहा गया था कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है, और अब भारत पर सीधा नियंत्रण क्राउन का रहेगा। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को क्राउन का प्रतिनिधि मानते हुए वायसराय कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिए गए। भारत सचिव जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था, पार्लियामेंट का मंत्री होता था, उसको दे दिए गए। उसके सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का गठन किया गया, जिसके 7 सदस्य की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से और शेष 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे, जबकि 8 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती थी। इस प्रकार से एक भारत परिषद का गठन कर दिया गया, जिसका मुखिया भारत सचिव बनाया गया। इसके द्वारा इसमें कहा गया है कि भारत काउंसिल का जो खर्चा है, भारत जो परिषद है, उसका संपूर्ण खर्चा, उसका लेन देन, उसका सब कुछ भारतीय राजकोष से खर्च किया जाएगा, और जनपद सेवा में नियुक्तियों की खुली प्रतियोगिता के द्वारा की जाने। इसके में कहा गया कि
जितनी भी सेवाएं हैं उन सब में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता के द्वारा की जाएंगी और इस प्रकार से एक ये अधिनियम भारतीयों के उत्तरदायित्व शासन की ओर एक बढ़ते हुए कदम नजर आने लगा। इस अधिनियम के द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन पद्धति जो लागू की गई थी वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और इस प्रकार भारत में एक कंपनी का शासन नहीं, एक महारानी के शासन को अधिकार प्राप्त हो गए और इस शासन के स्वरूप में एक बदलाव हमें नजर आता है कि महारानी विक्टोरिया के अधीन भारत सचिव को बनाया गया और भारत सचिव के 15 सदस्यीय परिषद को गठन किया गया और भारत सचिव और 15 सदस्यीय गठन लॉर्ड कैनिंग वायसराय जो वर्तमान तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उनको प्रथम वायसराय बनाया गया। लॉर्ड स्टैनले प्रथम भारत सचिव बनाए गए और महारानी इस प्रकार से एक शासन तंत्रात्मक स्वरूप में बहुत बड़ा बदलाव इस अधिनियम के द्वारा हमें नजर आता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारतीय शासन के स्वरूप में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें तत्कालीन समय में नजर आता है। धन्यवाद।